श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जैसा कि कल हम सब समास प्रकरण को आरंभ किए तो बहुत सारे विषयों को पढ़े थे। आप सभी लोग, सभी छात्र अपना अपना वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसी क्रम में समास प्रकरण का जब आरंभ हुआ तो समास किसे कहते हैं, समास कहाँ पर होता है, समास क्यों करना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, उसको जानना चाहिए। और हमने थोड़ा थोड़ा संकेत रूप में कल बताया भी था कि समस्यते अनेकम पदम इति समासः, जो अनेक पदों के साथ समास होता है उसको भी समास कहते हैं। और समास कहते हैं संक्षेपीकरणम समासः, समास लोक अर्थ को लेकर के चलता है, लोक में आश्रित अर्थ को उपस्थापित करके चलता है। इसलिए समास जो होता है वो पदों के साथ समास होता है। इसलिए पद संबंधी जो विधि होती है वो समास में ही उपस्थित होती है। क्योंकि पदों के साथ जब समास होता है तो एक पद दूसरे पद के प्रति नित्य साकांक्ष होते हैं, ठीक है ना। तो नित्य साकांक्ष होने के कारण वहां पद संबंधी जो विधि है वो समर्थाश्रित होती है। इसका मतलब है कि पद संबंधी विधि जो है व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य और एकार्थी भाव सामर्थ्य, दोनों सामर्थ्य को लेकर के चलती है। तो कल मैंने बताया था कि एकार्थी भाव सामर्थ्य जो होता है वही समास के अंतर्गत लिया जाता है, व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य को समास के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। एक बार फिर पुनः उदाहरण दे रहा हूं, जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, इस वाक्य में देवदत्त को ग्राम की आकांक्षा है और ग्रामम को गच्छति क्रिया की आकांक्षा है। तो परस्पर पदार्थ पर्यवसायी नाम, एक दूसरे पद को एक दूसरे अर्थ में सम्मिलित होने की जो आकांक्षा बनी रहती है, इसी को हम स्वार्थ पर्यवसायी नाम पदानाम अन्वयाकांक्षा व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहते हैं। माने एक पद को दूसरे पद के प्रति आकांक्षा बनी होती है, उसको हम व्यपेक्षा भाव सामर्थ्य कहते हैं। इसी को विशिष्टाकांक्षा व्यपेक्षा भी कहते हैं। लेकिन जो एकार्थी भाव होता है, जैसे एकार्थी भाव का उदाहरण है, समास में ही एकार्थी भाव होता है। व्यपेक्षा भाव जो होता है वो वाक्यों में होता है और हमें अभिष्ट क्या है, एकार्थी भाव सामर्थ्य समास में ही अभिष्ट है। जैसे राज्ञः पुरुषः, अब यहां देखिए राज्ञः पृथक पद है, पुरुषः पृथक पद है, ठीक है। अब दोनों पदों को हम क्या कर रहे हैं, दोनों पदों को हम एक पद में समाहित कर रहे हैं। तो जब दोनों पदों को एक पद में समाहित कर रहे हैं तो यहां पर पृथक पृथक अर्थानाम एकार्थ उपस्थिति जनकत्वम एकार्थी भावत्वम, पृथक पृथक अर्थों को एक अर्थ में जब समाहित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकार्थी भाव कहते हैं। देखो अब समास होने के बाद क्या हो गया, राज्ञः पुरुषः, राज पुरुषः, समस्त पद कौन हुआ, राज पुरुष। तो राज अलग था, पुरुष अलग था। राजा का अर्थ क्या है, स्वामी, और पुरुष का अर्थ क्या है, प्रजा, ठीक है। तो यहां प्रजा और स्वामी दो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। अब ये दोनों अर्थों को एक अर्थ में ही परिणित करना है हमें, तो वहां पर क्या होगा, एकार्थी भाव सामर्थ्य होगा। और समास इसी को कहते हैं, जहां विभिन्न पदों के विभिन्न अर्थों को एक अर्थ में परिणित कर दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एकार्थी भाव सामर्थ्य कहते हैं। और एकार्थी भाव सामर्थ्य जहां पर होता है वहीं पर समास होता है, ठीक है। बात सबको यहां तक समझ में आ गई। इसी में सिद्धांत कौमुदी में
पंक्तिशः बात को लिखते हुए आगे कह रहे हैं। कल हमने समर्थः पदविधि, सह सुपा, प्रागडारात समासः, ये तीनों सूत्रों का उद्धरण अध्ययन किए थे हम लोग। अब उसके बाद देखो आगे क्रम से आगे क्या है, पंक्तिशः बोलते चलो। पीडीएफ जिसके पास है वो वहीं से उस पंक्ति का वाचन करे सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। पढ़ो। अगला सूत्र गुरुजी, सो धातु प्रातिपदिकयोः। हाँ, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो। अब देखिए अभी आप 3 सूत्र पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये आगे सूत्र आ रहा है, कह रहा है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो। सुपः ये पंचमी और षष्ठी का एक वचन है, सुपः। धातु प्रातिपदिकयोः हो, षष्ठी का द्विवचन है। ठीक है। धातुश्च प्रातिपदिकश्च इति धातु प्रातिपदिकौ तयोः धातु प्रातिपदिकयोः, अर्थात धातु का और प्रातिपदिक का अवयव। उसकी वृत्ति में लिखा होगा धातु प्रातिपदिकयोः एतयोः अवयवस्य सुपः लुक्। यही लिखा है क्या वृत्ति में? एक बार देख लेना। जी जी धातु जी के गुरुजी। अवयव का और प्रातिपदिक के अवयव का। ठीक है। प्रातिपदिक अवयव जो प्रातिपदिक का अवयव रहेगा उसका, और जो धातु का अवयव रहेगा उसका, वो दोनों ही स्थिति में जो सुप होगा उसका क्या होता है? लुक होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अभी तो जब आपने समास किया तो समास होने के बाद क्या होता है? समास करने के बाद कोई भी समास किए तो सबसे पहले क्या होगा? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी? कृतद्धित समासाश्च से। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो समास क्या कहलाएगा? प्रातिपदिक कहलाएगा। ठीक है ना? तो जब प्रातिपदिक कहलाएगा उसके पहले भी जब प्रातिपदिक रहेगा तो प्रातिपदिक का जो अवयव रहेगा उस प्रातिपदिक के अवयव का, अर्थात प्रातिपदिक अवयव जो सुप है उसका लुक हो जाएगा, उसका लुक होता है। ठीक है। इसलिए वृत्ति पढ़ लो एक बार, बात स्पष्ट हो जाएगी। एतयोः अवयवस्य सुपो लुक् स्यात्। हाँ, एतयोः अर्थात धातु का और प्रातिपदिक का जो अवयव। ठीक है। तो धातु और प्रातिपदिक का अवयव क्या होगा? प्रत्यय ही होगा। तो धातु का अवयव प्रातिपदिक का अवयव जो होगा उसका सुप का क्या होता है? लुक होता है। ये समास जैसे ही होगा, समास होने के पहले ही ये सारी स्थितियों को जब हम विग्रह करते हैं तो आपको दो प्रकार का समास में विग्रह दिखाई देता है। एक लौकिक विग्रह होता है और एक अलौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह जो होता है वो लोक के अर्थ के अनुसार जो समझ में आ जाए उसको लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, यह क्या है? लौकिक विग्रह है। और इसी को मैं कहूं राजन, गस, पुरुष, सु, ये क्या कहलाएगा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह का मतलब जहां विभक्तियां लगी रहती हैं उसको हम अलौकिक विग्रह कहते हैं, और जहां विभक्ति के साथ उपस्थित होता है अर्थात जिसमें सुबंत के साथ उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह कहते हैं। तो जो आप विभक्ति दिखाई दे रही जैसे राजन गस पुरुष सु, तो यहां पर क्या होता है? राजन गस पुरुष सु में जब समास हुआ तो वहां पर वो राजन गस के बाद जो गस विभक्ति आ रही है वो किसका अवयव है? प्रातिपदिक का अवयव है। किसका अवयव है? प्रातिपदिक का अवयव। तो ऐसे प्रातिपदिक के अवयव का जो गस है, क्योंकि सुप प्रत्याहार में गस भी आता है, सु औजस अम औष्टाभ्याम बीस गेभ्याम बेस गसिभ्याम बेस गस ओसाम गी ओ सुप, तो गस का लुक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बात आपको प्रक्रिया में समझनी है। चलिए आगे। भूतपूर्वे चरट। भूतपूर्वे चरट, सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा है उसके अनुसार जो पीडीएफ है उसी के आधार पर बोल रहे हो ना?
जो पीडीएफ भेजे हैं ग्रुप में, समूह में, उसी के आधार पर बोल रहे हो? जी जी, वैयाकरण सिद्धांत। हाँ हाँ हाँ, तो उसी पर बोलिए। भूतपूर्वे चरट क्या कहता है? भूत पूर्व निपात पूर्व भूतो भूत हम्म, इन समासो विभक्त लोपश्च वा हाँ, भूतपूर्वे चरट, उसके बाद क्या लिखा? पूर्वम भूतः भूतपूर्वः, ऐसा लिखा है ना? इति शब्दस्य पूर्व निपातः हाँ, ठीक है। पूर्वे भूतो भूतपूर्व। अब देखिए, ये पाणिनि का एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? भूतपूर्वे चरट। ठीक है, भूतपूर्वे चरट क्या है? पाणिनि का सूत्र है। तो प्रश्न हुआ कि भूतपूर्वे जो चरट सूत्र है, यहां पर भूतपूर्व शब्द आया है, तो जब समास होगा तो पूर्वम भूतः बनना चाहिए। बात समझना, पूर्वम भूतः बनेगा कि भूतपूर्वः बनेगा? समास जब होगा तो भूतपूर्व समास जब होगा, भूतपूर्व, भूत का पूर्व के साथ यदि समास होगा तो प्रयोग क्या बनना चाहिए? पूर्वम भूतः, ये बनना चाहिए, ये साधु है। लेकिन पाणिनि जी ने क्या किया है? भूतपूर्वे चरट सूत्र बना करके भूतपूर्व को पहले, भूत को ही पहले रख दिया है। ठीक है, भूत शब्द को पहले रख दिया। इसका मतलब यह है कि जब भी भूतपूर्व अगर समास, समस्त पद मिलेगा आपको, तो वहां भूत शब्द का पूर्व पद में निपात किया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका मतलब यह है कि भूतपूर्वे चरट इस सूत्र के निर्देश के आधार पर हम पूर्व निपातित भूत का प्रयोग करेंगे। इसलिए पूर्वम भूतः पूर्व भूतः नहीं बनेगा। विग्रह क्या हो रहा है? अगर भूतपूर्व का विग्रह कोई पूछेगा तो पूर्वम भूतः ही होगा, लेकिन उसका प्रयोग जब बनेगा तो बनेगा भूतपूर्व। तो प्रश्न होगा कि भाई पूर्वम भूता है तो पूर्वभूत प्रयोग बनना चाहिए, ये भूतपूर्व क्यों बन रहा है? तो उसका उत्तर है कि पाणिनि जी ने भूतपूर्वे चरट इस सूत्र में क्या किया है? भूतपूर्व इस पद का निर्देश किया है। अतः इस पद के निर्देश होने के कारण यहां पर क्या करना है? हमें पूर्व निपातित करना है। पूर्व शब्द का प्रयोग उत्तर में होगा। और जो ये हर्ष कौन म्यूट है? कर ली। ये म्यूट कर लो। तो भूतपूर्वे चरट इस सूत्र के आधार पर हम इसको पूर्व निपातित भूत का प्रयोग करेंगे। उसी बात को वो कह रहा है कि पूर्वम भूतः भूतपूर्वः भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात भूतपूर्वः इति प्रयोगः। ठीक है, हमें प्रमाण इस सूत्र को लेना है। इसलिए देखो, कभी कभी व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सेनापति, भूतपूर्व कार्यकर्ता, तो भूतपूर्व प्रयोग वही होता है, जबकि वो होना क्या चाहिए? पूर्वम भूतः। पूर्वम भूतः पूर्वभूत प्रयोग होना चाहिए, लेकिन व्यवहार में यही देखा गया है। अतः पाणिनि जी ने भी ऐसा सूत्र बना करके उसका भूत शब्द का पूर्व निपातन किया गया। लेकिन प्रश्न परीक्षा में कभी आएगा कि भूतपूर्व इत्यस्य कथम विग्रह, तो उसका उत्तर होगा पूर्वम भूतः। पूर्वम भूतः इति भूतपूर्व कथम भूतपूर्वे चरट इति सूत्र निर्देशात। ठीक है, आगे उसके बाद पढ़ना। वार्तिक है गुरु जी। इवेन समासो विभक्त लोपश्च वा। हाँ, कहा इव के साथ यदि कोई पद आता है तो उसका भी समास होगा। इवेन सह समासः, इवेन अर्थात देखो, इव जो है उपमावाची है। जैसे राम के समान है, राम इव, राम के समान है देवदत्त, तो राम इव देवदत्त, राम इव
देवदत्तः, तो जहां ये इव है, ये क्या है? तुल्यवाची है, समानवाची है, उपमा और उपमेय का बोधक कराता है। तो इसलिए इव के साथ यदि समास होगा तो इवेन समासश्चेत विभक्ति अलोपश्च, तो बोला विभक्ति का लोप नहीं होगा। क्यों? प्राप्त किससे था? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोप प्राप्त था। क्योंकि विभक्ति का लोप करने वाला सूत्र कौन है? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, वो सुप का लोप लुक करता है, धातु के अवयव का और सुप के अर्थात प्रातिपदिक के अवयव का, सुप का क्या होता है? लुक होता है। तो जब इव के साथ समास होगा तो वहां पर क्या होगा? विभक्ति का लोप नहीं होगा। लेकिन पूर्वम भूतः, भूतपूर्व में देखो, पूर्वम में क्या है? द्वितीय का एक वचन है, वहां पर लोप हो गया है। पूर्वम भूतः, भूतपूर्व में प्रयोग बनाया तो लोप हो गया है। लेकिन यहां पर इव के साथ यदि समास होगा तो यहां विभक्ति का लोप नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये एक विशेष वार्तिक बनाना, इसलिए विशेष वार्तिक बनाना पड़ा। इवेन समासो विभक्ति अलोपश्च, पदच्छेद करो उसका, विभक्ति अलोपश्च, यण संधि हो गई है, विभक्ति अलोपश्च। आगे चलो। जीमूतस्येव, जैसे जीमूतस्येव, अब देखो जीमूतस्य इव, जीमूतस्य इव, यहां जीमूतस्य जो है षष्ठी है। जीमूतस्य कहां का रूप है? षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। तो यहां जो षष्ठी विभक्ति कौन है? गस विभक्ति, गस। ये गस विभक्ति का लोप नहीं हुआ, गस का लोप नहीं हुआ। जब लुक नहीं हुआ तो क्या हो गया? विभक्ति को, गस को स्या आदेश होकर के जीमूतस्य इव, समास हो गया इव के साथ, जीमूतस्य इव, जीमूतस्य इव गुण हो गया जीमूतस्येव। बात समझ में आ गई ना? यहां विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। चलिए, अव्ययी भावः, अब यहां सूत्र आता है अव्ययी भावः। अव्ययी भावः क्या कहता है? अव्ययी भावः अधिकारो, कहा अधिकारोयम, ये क्या है? ये अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार कहां से कहां तक चलता है? तो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के कितने नंबर का सूत्र है ये? द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का, यहां से लेकर के, हाँ, यहां से लेकर के आगे तक इसका अधिकार चलता है। ये सूत्र अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र उसको कहते हैं जो अपना अर्थ कुछ नहीं बताता, लेकिन विधि सूत्र के साथ, व्याकरण में कितने सूत्र हो, कितने प्रकार के सूत्र होते हैं? 6 प्रकार के। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। ठीक है, तो अधिकार सूत्र का लक्षण होता है कि अपना कुछ अर्थ नहीं होता, अपने स्थान में कुछ अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता का मतलब अव्ययी भाव का अर्थ नहीं होता, ये तात्पर्य नहीं है। अव्ययी भाव इस अर्थ का अपने स्थान में कोई प्रयोजन नहीं। तो कहां है प्रयोजन इसका? विधि सूत्र में है। बात समझना, अधिकार सूत्र का स्वयं में कोई प्रयोजन नहीं होता है, विधि सूत्रों के साथ, उत्तर सूत्रों के साथ उसका अन्वय होता है। इसलिए स्वदेशे वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सति उत्तर सूत्रेण सह सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम परिभाषा सूत्रत्वम। जो अपना अर्थ को शून्य रखते हुए, अपना अर्थ कुछ नहीं बताता, लेकिन जैसे ही जैसे आगे आगे बढ़ते जाता है उसका अधिकार चलता है, तो उत्तर उत्तर सूत्रों के साथ मिल करके वो अपना अर्थ बताता है, सफल वाक्यार्थ बोध को उपस्थापित करता है। इसलिए यही अधिकार सूत्र है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव आगे जितने भी सूत्र आएंगे ना,
सब अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, सब अव्ययी भाव संज्ञा की कोटि में चले जाएंगे। और कल मैं बताया भी था कि अव्ययी भाव समास जो है अव्ययी भाव संज्ञा है, और अव्ययी भाव संज्ञा कौन सी संज्ञा है? अन्वर्थ संज्ञा है। कल बताया था अन्वर्थ संज्ञा है। कैसे अन्वर्थ संज्ञा है? अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है? अव्यय माने क्या होता है? स्वरादि निपातम अव्ययम सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ठीक है, वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम। जो सभी वचनों में, सभी लिंगों में, सभी स्थितियों में एक ही स्थिति में जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय बोलते हैं। तो यही अव्यय, आप देखो अव्ययी भाव जहां भी आपको दिखाई देगा वहां सब जगह कोई ना कोई अव्यय आगे में रहता है। अव्ययी भाव में क्या है? अव्यय को आगे रख करके होने वाला समास। अव्ययों को आगे रख करके ही समास हो रहा है। तो कोई भी समास ले लो, आगे हो या पीछे हो, आगे पीछे होगा लेकिन अव्यय के साथ ही होगा। मतलब अब अव्यय का अर्थ हुआ अव्यय संज्ञा, और वहां भाव शब्द का अर्थ है उपस्थिति या सत्ता। अब बीच में जो इकार है वो उसका मतलब क्या है? वो अभूत तद्भाव अर्थ है। मतलब जो अव्यय नहीं है, जो अव्यय नहीं है उसको अव्यय के समान बना देता है, उसको कहते हैं अव्ययी भाव। अनव्ययः अव्ययवत संपद्यते इति अव्ययी भावः। कृभुवस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वी अस्य च्वौ, पाणिनि सूत्र है, अभूत तद्भाव सुक्ली करोति। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि ये जो संज्ञा है ना अव्ययी भाव संज्ञा, ये अन्वर्थ संज्ञा है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका अर्थ है। तो जब जिसका काम और नाम एक बराबर चले उसको बोलते हैं अन्वर्थ संज्ञा। जो अपनी संज्ञा और अर्थ को बराबर साथ में लेकर के चलता है उसको कहते हैं अन्वर्थ संज्ञा। ठीक है ना? तो इसलिए अव्ययी भाव अन्वर्थ संज्ञा के साथ अपनी उपस्थिति कराता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। और देखो जहां जहां अव्ययी भाव होता है वहां वहां तुम देखना प्रायः अव्ययों के साथ ही होगा और नपुंसक लिंग की कोटि में ही चला जाता है। कई जगह आपको देखने को मिलेगा, अभी सनपुंसकम इत्यादि सूत्रों में भी आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अव्ययी भाव समास का यहां से अधिकार शुरू हो रहा है। आगे सूत्र बोलो। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विद्यर्था भावात् हाँ, यया संप्रति सब प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व योग पद सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। वचनेषु, ये है सूत्र। ये थोड़ा लंबा सूत्र है, विभिन्न अर्थों में होता है। एक इसकी एक बड़ी विशेषता ये है कि ये एक बात बता देता है ये सूत्र कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थया भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है? तो ये विभिन्न अर्थों में, ये जितना है ना अव्यय को छोड़ करके आगे सभी उसी अर्थ में लिया गया है। और यहां एक शब्द देखना, अव्ययम लिखा, उसके बाद अव्ययम एक पद है, उसके बाद इधर पूरा समस्त पद है। अव्ययम को अलग रखा है। अब उसके बाद है विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थ, वृद्ध्यर्थ, अभाव, संप्रति, अत्यय, ये सब अलग अलग अर्थ हैं इसके। वृद्ध्यर्थ्याभाव, संप्रत्यय और प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व, यौग पद्य, संप्रति, साकल्यांत।
इन सभी अर्थों में इनका समास होता है अव्ययों के साथ। पहला दे दिया ना अव्यय, तो अव्यय का मतलब क्या हुआ? अव्ययों के साथ इन अर्थों में समास होता है। अब यहां एक समझने वाली बात देखो, अव्ययम का अर्थ तो आपने समझ लिया, प्र, परा, अपसम, अनु, अव इत्यादि सभी को ले लेना, क्योंकि प्रादियों की भी निपातत्वात् स्वरादि, पहले निपात संज्ञा होती है, डायरेक्ट अव्यय संज्ञा नहीं होती, ध्यान रखना। पहले निपात संज्ञा होती, फिर स्वरादि निपातम अव्ययम से अव्यय संज्ञा होती। तो हम प्रादियों को भी अव्यय की कोटि में ले लेते हैं। उसके बाद वहां विभक्ति शब्द लिखा हुआ है, तो विभक्ति शब्द का अर्थ वहां कारक परक है। विभक्ति वहां कारक के लेना है, कारक को, क्योंकि विभक्ति शब्द का अर्थ वहां पर विभक्ति संज्ञा कारक पर है। विभक्ति पर कारक, विभक्ति शब्द का अर्थ वहां कारक परक वाली विभक्ति लेना है, न कि विभक्ति का अर्थ केवल विभजनम वाली विभक्ति को लेंगे, वहां कारक परक अर्थ लेंगे। ठीक है। उसके बाद विभिन्न अर्थों में जो है एक एक का उदाहरण क्रमशः दिया हुआ है, पढ़ते चलो। अव्ययम इति योगो विभज्यते। हाँ, अच्छा, अब अव्ययम इति योग विभागः। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अव्यय का योग विभागो, योगम क्या लिख रहे हैं? अव्ययम इति योगो विभज्यते। हाँ, अव्ययम इति योगः विभज्यते। अव्ययम, इसका हम ये जो योग है ना, योग मतलब जो जुड़ा हुआ है, एक साथ है, इसको हम अब विभाग कर रहे हैं। तो क्यों विभाग कर अव्ययम रहे हैं? तो आगे लिख रहा है क्या, क्यों, पढ़ो। अव्ययम समर्थेन सह समस्यते। हाँ, अब देखो, अव्ययम विभक्ति से अव्यय वाला, ऊपर वाला जो अव्यय वाला पद है उसको अलग कर दो, और विभक्ति समीप समृद्धि को अलग कर दो। ऊपर से एक सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी? समर्था पद विधि के समर्थ की अनुवृत्ति आ रही, और शुभामंत्रित सूत्र से वो शुभ की अनुवृत्ति आ रही। तो एक अर्थ क्या निकल गया? अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, एक अर्थ निकल गया। अब नीचे अव्यय जब ऊपर रहेगा तो फिर वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? फिर नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा तो नीचे फिर है विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ भावत्या संप्रति शब्द, ये है। अब इसके साथ फिर मिल गया वो, तो दोनों अर्थ निकल गए। अव्ययों के साथ इन अर्थों में भी समास होता है, विभिन्न अर्थों में, और अव्ययों का समर्थ सुबंत के साथ भी समास होता है। तो इस तरह से योग विभाग करके दो अर्थ निकल गए। पढ़ो। सो अव्ययी भावः। सो अव्ययी भाव, उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास का एक ही मतलब है, अव्ययों के साथ होने वाला समास। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ठीक है, अब आपने अव्ययी भाव समास तो कर दिया, तो अव्ययी भाव समास होने के बाद और भी क्या क्या होता है, समास के बाद क्या प्रक्रिया होती, तो उसके बाद कह रहे हैं प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे, अर्थात समास में होने वाला जो भी प्रक्रिया है, अर्थात ये समझ लो कि कल अब पढ़े थे प्राक डारा समास, कडारा कर्मधारयम यावत इसका अधिकार चलेगा। ठीक है ना? तो जहां कडारा कर्मधारय सूत्र के बीच में जितने सारे सूत्र आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? समास शास्त्र कहलाएंगे। मतलब समास में आने वाले सूत्र, शास्त्र माने सूत्र, तो समासगत सूत्र। तो समासगत सूत्र में कौन आ गया? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इसलिए कह रहा है कि समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टानाम, यदि प्रथमा निर्दिष्ट यदि कोई रहेगा, प्रथमा उच्चरित, निर्दिष्ट का अर्थ होता है उच्चारित अथवा उच्चरित, तो प्रथमा यदि निर्देश उपस्थित रहेगा, प्रथमा का निर्देश उपस्थित है, तो उसके हम उपसर्जन संज्ञा करेंगे। क्या लिखा है वृत्ति में, पढ़ लो। समास शास्त्रे
प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्ज संगम स्यात्। उपसर्जन संज्ञा स्यात्। अब यहाँ पर ये नहीं समझना है, उपसर्जन का मतलब कभी कभी होता है अप्रधान, वो अप्रधान वाला अर्थ नहीं लेना है, यहाँ उपसर्जन एक संज्ञा है। आगे उपसर्जनम पूर्वम। उपसर्जनम पूर्वम। अब जैसे उपसर्जन संज्ञा होती है उसका फल होता है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग होता है। पूर्व प्रयोग का मतलब आदि में पहले उसकी उपस्थिति होती, आदौ प्रयोक्तव्यम उपसर्ग संज्ञकम यत् पदम तस्य आदौ प्रयोक्तव्यम। जो उपसर्ग संज्ञा जिसकी आपने किया है उस उपसर्ग संज्ञा का क्या लिखा है, पढ़ लो। समासे उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम। प्राक प्रयोज्यम, प्राक मतलब आदौ प्रयोज्यम, उसका हम आगे में प्रयोग करेंगे, जैसे उपसर्जन संज्ञा होगी उसका पहला प्रयोग करेंगे। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति चापूर्व निपाते। एक विभक्ति अर्थात नियत विभक्ति। एक विभक्ति का अर्थ होता है नियत विभक्ति। एक विभक्ति चापूर्व निपाते, पढ़ो क्या लिखा है। विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संगम स्यात्। अब ये भी उपसर्जन संज्ञा करता है। एक न तो तो तस्य पूर्व निपाते। हाँ हाँ, ये विभक्ति संज्ञा करता है, उपसर्जन संज्ञा करता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। ये तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम हुआ, लेकिन एक विभक्ति चापूर्व निपाते कहता है कि विभक्ति अर्थात जो नियत विभक्ति है, अगर विग्रह में यदि जिसका नियत रूप से उपस्थित हुआ है जिन विभक्ति का, उसकी भी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन कब, पूरा फिर से पढ़ो एक बार। पता। विग्रहे नियत विभक्तिकम, पढ़ो ना, नियत विभक्ति तद उपसर्जन संगम। आवाज कट रही है। अब देखो इसमें समझने वाली बात है, कह रहा है कि विग्रह में जो नियत विभक्ति है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता है, ना तो तस्य पूर्व निपाता। उपसर्जन संज्ञा तो होती है लेकिन उसका पूर्व निपात, पूर्व उपस्थिति, उसकी पूर्व प्रयोग में उसकी उपस्थिति नहीं की जाती। बात समझ में आ गई होगी। पहले आपने क्या कहा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा किया, उपसर्जन संज्ञा का फल क्या बताया, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व पद का प्रयोग किया, उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी उसका प्राक प्रयोज्यम पहले प्रयोग होगा। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते ने क्या कहा, विग्रह में यदि कोई नियत विभक्ति की उपस्थिति है तो उसकी उपसर्जन संज्ञा तो होगी, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होगा। न तु तस्य पूर्व निपातः। पूर्व निपातः का मतलब न तु तस्य पूर्व प्रयोगः, ठीक है ना, उसकी उपस्थिति आगे नहीं होगी, क्योंकि आगे आने वाला सूत्र होगा वो गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र होगा। ठीक है, अब देखो एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र का प्रयोजन गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य में है, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र का प्रयोजन उपसर्जनम पूर्वम में है। बात समझ में आई। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि उपसर्जन संज्ञा जिसकी होगी उसका पूर्व प्रयोग ही होगा, ठीक है ना। इसलिए कहा कि जब एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र के द्वारा यदि उपसर्जन संज्ञा होगी तो क्या नहीं होगा, पूर्व निपात नहीं होगा। पूर्व निपात का मतलब पूर्व प्रयोग नहीं होगा। निपात शब्द का अर्थ यहां उपस्थित करना है, उसका पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो बोले फिर उपसर्जन संज्ञा का फल क्या हुआ भाई, जब पूर्व प्रयोग नहीं कर रहे तो फल क्या हुआ। तो बोले उसका आगे हम सूत्र दे रहे हैं, वो सूत्र है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य। पढ़ो सूत्र क्या लिख रहा है आगे।
उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यांतम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः हाँ, स्यात्। गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य। गो जो शब्द है ये जब समास की स्थिति में जब जाएगा, ठीक है, तो तदंतम च यत पदम, वह हो अंत में जिसके, ऐसा जो गो शब्द रहेगा तो स्त्रीलिंग को छोड़ करके, गो स्त्री और उपसर्जन से में अस्त्री है वहां पर, है ना, स्त्री को छोड़ करके क्या लिखा है, पढ़ लो एक बार फिर से वृत्ति में। उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यांतम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। स्त्री फिर से पढ़ना एक बार। उपसर्जनम यो गो शब्दः उपसर्जनम यो गो शब्द, उपसर्जन संज्ञक जो गो शब्द है वह क्या होता है, ह्रस्व होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा, स्त्री प्रत्यांतं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य। अच्छा, स्त्री, स्त्री प्रत्यांतस्य, स्त्री प्रत्यांत क्या लिखा, स्त्री प्रत्यांतम हाँ, स्त्री प्रत्यांतम तदन्तस्य च तदन्त प्रातिपदिकस्य। अच्छा, ह्रस्वः स्यात्। यहां पर गो स्त्रियों में अस्त्री नहीं है, स्त्री है, ठीक है। तो स्त्री प्रत्यांतवाची शब्द यदि उपस्थित है, पहले तो गो शब्द की उपसर्जन संज्ञा होगी, उसी उपसर्जन गो को क्या होगा, ह्रस्व होगा, ठीक है। लेकिन स्त्री प्रत्यांतवाची शब्द यदि वहां पर उपस्थित है तो उसको तदंत उपस्थिति मान करके ही वहां पर गो शब्द को ह्रस्व होगा। ठीक है, फिर से एक बार पंक्ति को पढ़ो, पढ़ लो एक बार। उपसर्जनम यो जी उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्यांतं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। हाँ, तदंतस्य ह्रस्व स्यात्, उसके तदंत को ह्रस्व होगा। इसका उदाहरण जो होगा वो पंचगुहु। पंचगु आगे उदाहरण देगा, अव्ययीभावाश्च इत्यव्ययत्वम्। हाँ, अव्ययी भावाश्च सूत्र है, तो उसके बाद अव्ययत्वम होगा, अव्यय होगा। तो फिर उसके बाद इसका उदाहरण क्या दिया है आगे, गुरु जी इतना ही है, हाँ, इसमें नहीं दे रखा। लेकिन इस सूत्र का उदाहरण भी होगा आगे, प्रयोग होगा तो उदाहरण भी आएगा इसमें।